नमस्ते। हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं विधि सम्मत। पिछले 1-2 दिन से जिस घटना ने मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया, उसमें ईरान की वो घटना है, जिसमें एक बिटिया ने अ अ अ, अपनी आज़ादी चुनी अपनी स्वतंत्रता पर, अपनी गुलामी के ऊपर। लोग उसको कपड़ों की दृष्टि से देख रहे हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत छोटी सोच का वो है। कोई कैसे भी कपड़े पहने, उसने कपड़े इसलिए नहीं पहने कि वो कपड़े पहन के दिखाना चाहती थी। वो बिटिया एक मैसेज देना चाहती थी, जैसे भगत सिंह ने जब पार्लियामेंट के वेल में बम फेंका था, तो उन्होंने कहा था कि ये बम हम फेंक रहे हैं बहरों को सुनाने के लिए। तो जो लोग कह रहे हैं कि उसने ये कपड़े पहने, वो कपड़े पहने, आपकी सोच बहुत ही छोटी है। उसने वो कपड़े उतारे नहीं, उसने कईयों को आईना दिखा दिया उस बिटिया ने। अगर वो मेरी बेटी होती, तो मैं बहुत उसके ऊपर प्राउड करता। आई वुड हैव बीन एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हर करेज, रॉ करेज एंड डेयर, जो बहुत से लोगों के बीच में नहीं होती है। इस पर बात करने के लिए मैंने ऐसी ही एक इंडिया की जो बेटी है, जो उतनी ही करेजियस है, उतनी ही बेबाकी से वो बात रखती हैं, जिससे कि हम सब उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, फैन हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं, उनको देखना पसंद करते हैं। शी इज़ वन ऑफ दोज़ ब्रेव गर्ल्स हू इज़ ब्यूटी विद द ब्रेन। सो लेट मी वेलकम अंबर ज़ैदी जी। अंबर जी, आपका बहुत बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत मैंने धन्यवाद। कहा कि आपसे बढ़िया वॉइस तो मुझे इंडिया में मिल नहीं सकती है, एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट टू हैव यू। तो मैंने कहा कि आपकी राय जानते हैं। दुनिया इसको कपड़ों की नज़र से देख रही है, पर मैं जैसा कुछ चित्र आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि लोग समझें कि ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं, इसके कपड़े के बियॉन्ड बहुत कुछ है जो इस बच्ची ने किया है। तो उसको मैं दिखाता हूँ। वो कहाँ गई? ईरान गर्ल, ये रहा। 2 फोटोज़ जिसने मुझे बहुत वो किया, एक तो ये फ़ोटो जो है, ये बहुत बढ़िया फ़ोटो है। इस बच्ची ने सबको बहुत छोटा कर दिया अपने आगे। आई रियली लव दिस फ़ोटो। और उसके बाद ये वीडियो तो सबने देखी होगी। बहादुरी देखिए, बहादुरी। इसने संडे मिनट्स में वो फ्री लाइफ जी ली, जो बहुत लोग सोच नहीं सकते। वेल डन। वेरी गुड, वेरी गुड। फ्लोर इज योर्स। कैसे देखती हैं इसको आप अंबर जी? आप एक महिला हैं, आप हमसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसको समझ सकती हैं, इसको महसूस कर सकती हैं। आप बताएं। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो बात ये है कि अगर हम इस वीडियो को या पिछले 2 दिन से ये वीडियो और इस मुद्दे पर हम चर्चा मीडिया और सोशल मीडिया में देख रहे हैं और एकदम से बहुत बड़ा ये मुद्दा बन गया है और है भी, क्योंकि पिछले कई सालों से ईरान का जो हिजाब विवाद है, वो चर्चा में है। महसा अमीनी की जो मृत्यु हुई, वो एक और जो बच्ची थी उसके को लेकर, और उसके बाद एक बड़ा हिजाब विवाद और एक बड़ा आंदोलन ईरान में चला हिजाब को लेकर, और जो उसके सख्त कानून है उसको लेकर के एक चॉइस महिलाओं की जो बोली जाती है हिजाब को लेकर। लेकिन जब ईरान में महिलाओं की चॉइस की बात आती है, तो वहाँ पर चॉइस खिड़की से बाहर निकल जाती है। ये ईरान की आपने तस्वीर भी दिखाई है, कभी ईरान हुआ करता था, लेकिन आज ईरान में कुछ और ही माहौल हमें देखने के लिए मिलता है। मैं मॉडेस्टी के बिल्कुल खिलाफ नहीं, मैं खुद एक मॉडेस्ट लाइफ जीती हूँ और मॉडेस्टी हम सबको जो हमारे कल्चर में होती है। लेकिन आप मॉडेस्टी और एक धार्मिक पहचान के नाम पर महिलाओं के ऊपर जब इस तरह के कानून ज़बरदस्ती थोपते हैं, और फिर उसके बाद जो मोरालिटी पुलिस है, वो उन कानूनों को मनवाने के लिए आपको मारती-पीटती है, आपको मौत के घाट उतार देती है, और लोगों को उठाकर अननोन लोकेशन पे ले जाया जाता है, पता नहीं चलता, और उसी के चलते कितनी ही लड़कियों की, महिलाओं की, बच्चियों की, यहाँ तक कि पुरुषों की भी मौत हुई है। और ईरान हिजाब विवाद जो 2022 में हुआ, उसके बाद कितनी ही हज़ारों जो मर्द और औरतें जेलों में रहीं, और कितने ही लोगों को फांसियाँ भी हुई। तो ये जो एक जो हम वीडियो में देख पा रहे हैं, वो एक सिम्बोलिज़्म हमें के रूप में हमें देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लड़की खुद को बरहना करके पूरी दुनिया को दिखाना चाहती है। वो सप्रेशन के खिलाफ
आज़ादी की लड़ाई को लेकर ये उस आज़ादी का प्रतीक है कि एक ऐसे दम घोटने वाले माहौल में हर महिला को आज हम एक आज़ाद दुनिया में रहते हैं, सबके डेमोक्रेटिक राइट्स हैं और जब हम महिलाओं की राइट्स की बात करते हैं ईरान में, तो जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, तो हम भारत में ही ख़ास तौर से इस पूरे मसले को देखते हैं, तो भारत में ही इसको हिंदू-मुसलमान के नज़रिए से देखा जाता है। जबकि मुझे लगता है कि हिंदू-मुसलमान का कोई मसला नहीं है, ये महिलाओं से जुड़ी बात है और हमें जब महिलाओं की चॉइस की बात आती है इसके विपरीत हमने अभिषेक जी भारत में जब हिजाब विवाद देखा था, तो किस तरह से महिलाओं की आज़ादी, महिलाओं की चॉइस और उसको लेकर बहुत बड़े लेवल पर प्रोपेगेट किया गया और इंटरनेशनली आज ये देखिए कि आज जब इस लड़की की वीडियो आती है, तो वो ह्यूमन राइट जो फोरम्स थे, जो बड़े-बड़े न्यूज़पेपर जो फ्रंट पेज पे खबरें छापते थे, आज इस लड़की के सपोर्ट में आपको शायद ही कोई नज़र आएगा। लेकिन कोई नहीं। हमने मुस्कान जो एक ऑर्केस्ट्रेटेड पूरा जो स्टेज ड्रामा था उसको लेकर बड़े-बड़े दुनिया के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेपर में न्यूज़ आई और बड़ी चर्चा हुई और भारत में ह्यूमन राइट को लेकर और माइनॉरिटीज़ के राइट्स को लेकर एक बड़ा प्रेशर और बहुत बड़ी डिबेट जो दुनिया भर में स्टार्ट हो गई। लेकिन ईरान की महिलाओं को लेकर ख़ास तौर से अल-कायदा ने जो इंटरवीन किया था और किस तरह से ग्लोरीफाई किया गया जो कुछ भी मुस्कान ने किया हिजाब के नाम पर और अपने राइट के नाम पर, तो मैं उसी तरह से इसको देखती हूँ कि अगर मुस्कान एक इंस्टीट्यूशन जहाँ पर ड्रेस कोड ऑलरेडी है, वहाँ पर आप यूनिफ़ॉर्म के बजाय आप इस तरह की चीज़ें करते हो जबकि मुझे लगता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें भी कुछ इस तरह का मसला था कि मोरालिटी पुलिस ने अगेन जैसा कि महसा अमीनी के साथ हुआ, इसको कहा गया कि आपने सही तरह से हिजाब नहीं पहना है। हम सब जानते हैं कि ईरान में जो महिलाएँ हैं वो बिना हिजाब के बाहर नहीं आ सकती हैं और इनफैक्ट सिर्फ बिना हिजाब ही नहीं बल्कि एक प्रॉपर हिजाब अगर आपने नॉर्मली सर पे दुपट्टा रखा है और आपके थोड़े बहुत बाल दिख रहे हैं या थोड़ा-सा जो आँचल है, हिजाब है वो ढीला है, तो उसको भी मोरालिटी पुलिस सही नहीं मानती मानती है जैसे कि महसा के केस में भी हुआ था। और उसने उसी के चलते में रिटेलिएशन में उसने अपने कपड़ों को उतारकर अंडरगारमेंट्स में वो घूमती हुई नज़र आई और उसके बाद उसको उठाकर लोग ले गए, कहाँ पे है वो उसका अभी तक कोई ऐसा पता नहीं है, खबर कुछ आ नहीं रही है और उम्मीद तो यही है कि अंजाम तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इस पूरे जो आज़ादी के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है ह्यूमन राइट वायलेशन और ख़ास तौर से महिलाओं के अधिकार की जो बात है, हमें उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और ग्लोबल जो फोरम्स हैं उनको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। 2 प्रश्न आपसे। जी। एक तो महिलाओं की मॉडेस्टी कौन डिटरमाइन करेगा? महिला डिटरमाइन करेंगी कि कोई पुरुष डिटरमाइन करेगा कि उसके मॉडेस्टी क्या है? मैं वेस्ट में रहता हूँ, मैं रहा हूँ, वहाँ पे तो ठीक है अलग-अलग टोपोग्राफी होती है, ज्योग्राफिक रियलिटी होती है, लेकिन सिर्फ़ कपड़ों से मॉडेस्टी नहीं होती, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन फिर भी ये प्रश्न का उत्तर आप देंगे कि कौन डिटरमाइन करेगा, महिला या पुरुष? दूसरी मैं ये चाहूँगा कि खामनेई का बयान आया था कि इंडिया में तो माइनॉरिटी की कंडीशन बहुत बुरी है, मुसलमानों को लेकर के। अब वो क्या कहेंगे फीमेल भी तो माइनॉरिटी है, इस तरह की फीमेल जो एक नॉन रिलीजियस लॉ के दायरे में रहना चाहती है, उनकी राइट के ऊपर क्या वो बात करेंगे? आपको लगता है या ये उनका एक दोमुहा बयान है, डबल स्टैंडर्ड है उनके बिहाफ पे? इन दोनों का हम देखिए आपसे उत्तर चाहेंगे। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं महिलाओं की मॉडेस्टी पर मैं बात करना चाहूँगी। देखिए मॉडेस्टी मुझे लगता है कि हर एक महिला में इतना सेंस होता है कि वो खुद को किस तरह से ढकना है और किस तरह से प्रेज़ेंट करना है, एक्सप्रेस करना है, वो समझती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने इतना भी देखा है कि मॉडेस्टी के नाम पर या फिर लिबर्टी के नाम पर बहुत सारी महिलाएँ हर तरह का कपड़ा पहनती हैं और उसको लेकर भी कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि जब महिलाओं की चॉइस की बात की जाती है तो ये भी उसमें उनकी चॉइस आती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगेन हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और ये बेसिक फैशन रूल भी है कि आप जहाँ पे हैं, किस माहौल में हैं और किस जगह पे हैं, उसके हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात कौन-सा आप कपड़ा पहन रहे हो उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है एक आउटर गारमेंट की, जो हमारे बेसिक गारमेंट्स होते हैं, जो हम तन ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं, उससे बिल्कुल अलग है। जो कपड़ों के ऊपर कपड़ा पहनाने की बात की जाती है और उसको
ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर थोपा जाता है, ख़ास तौर से महिलाओं की जब बात आती है, तो हिजाब का जो इम्प्लीमेंटेशन है हिजाब के कानून का ईरान में, वो बहुत ज़्यादा सख्त है। मोरालिटी पुलिस जगह-जगह पर लोगों को देखती है, ऑब्ज़र्व करती है, किसने कैसा हिजाब पहना है, क्या ढीला है, क्या बहुत ज़्यादा फैशनेबल तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को सख्ती से इम्प्लीमेंट कराने के लिए वो अक्सर अनैतिक कृत्य कर जाते हैं। महिलाओं के, लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट होती है और अक्सर महिलाओं की जान भी चली जाती है। इसी को लेकर ये बहुत लंबे समय से पाइल अप होता रहा और इसके खिलाफ एक एजिटेशन जो हमने पिछले 2 साल में देखी और एक बड़ा आंदोलन हमने देखा और जिसके चलते पूरे ईरान में एक भूचाल आया। इनफैक्ट जो हमने देखा अभी ईरान में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसके बाद जो एक नए प्रेसिडेंट आए पेज़ेश्कियान, वो एक लिबरल के तौर पर देखे जाते हैं, जो कि जो पहले हालाँकि प्रेसिडेंट कोई भी हो, सब सुप्रीम लीडर इवेंचुअली सुप्रीम लीडर की ही चलती है। लेकिन कंपैरेटिवली मसूद पेज़ेश्कियान लिबरल हैं थोड़े-से, तो उसको लेकर उनको सपोर्ट मिली और जो पूरा रिवॉल्यूशन हमें बदलाव ईरान में देखने के लिए मिल रहा है, तो ये एक पाइल अप होता रहा और लोग अब इसके खिलाफ बोल रहे हैं। सब चाहते हैं कि जो इस्लाम के नाम पर लोगों के जो राइट्स हैं बेसिक उनका वायलेशन होता है, उसको कंसीडर करना चाहिए और लोगों के ऊपर भी छोड़ना चाहिए कि बेसिक आप कानून बना सकते हैं और मुझे लगता है कि एक हिजाब के लिए कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है और हर एक महिला जानती है कि उसको किस तरह से एक्सप्रेस करना है। दूसरी बात जो आपने आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी के बारे में आपने कही, उन्होंने कुछ ही दिन पहले ये बात कही थी, ट्विटर पे लिखी थी जब ईरान, लेबनान और ये जो मसला हुआ उससे 1 आध 2 दिन पहले की बात है जब उन्होंने ट्विटर पे लिखा था कि भारत और फ़लस्तीन और 1-2 जगह का नाम लिया था। गाज़ा और सब में जो मुसलमानों की स्थिति है, उस पे हमें अगर हम उस पे बात नहीं करते हैं तो हम फिर मुस्लिम उम्मा कहलाने का हमें हक नहीं है एंड ऑल दैट। तो मुझे लगता है सबसे पहली बात कि इस तरह की बात क्योंकि हम 25 करोड़ मुसलमान भारत में हैं और भारत में किसी भी मुसलमान के साथ इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, किसी को इस तरह से मारा-काटा या सताया नहीं जाता। सबसे पहली बात तो यही है कि ईरान में जो इस तरह का वायलेशन है महिलाओं के अधिकारों को लेकर ये एकदम ओपन है और सबके सामने है। कितनी ही महिलाओं को जो हिजाब के आंदोलन में शामिल थी, उन महिलाओं को ईरान ने फांसी की सज़ा सुनाई है और इस तरह का जो गैर इंसानी कृत्य ईरान की तरफ से होता रहा है, उस पर मुझे लगता है कि हम लोगों को और जितने भी लोग ह्यूमन राइट की बात करते हैं, महिलाओं अधिकार की बात करते हैं, तो उनको बात करनी चाहिए। लेकिन ईरान जो है अपनी जो उनके देश में हो रहा है, उस पे आप आँखें मूंद कर खामोश रहकर अगर दूसरे के ऊपर उँगली उठाते हैं, तो कहते हैं ना कि अगर आप एक उँगली दूसरे के ऊपर उठाते हैं, तो 4 उँगलियाँ आपके ऊपर भी उठती हैं। तो वो ईरान पे भी लागू होता है। ईरान को चाहिए कि वो अपने अंदर अपने देश के अंदर जो चल रहे मसले हैं उन पर ध्यान दे और ख़ास तौर से महिलाओं के अधिकारों से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो हिजाब विवाद है, उसको लेकर ईरान को थोड़ी लीनियंसी बरतनी चाहिए क्योंकि इस तरह का जबरिया व्यवहार महिलाओं के साथ आज के दौर में बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं किसी भी तरह की मैं ऐसा नहीं कि मॉरलिटी या फिर मैं किसी भी तरह के नग्नपन को प्रमोट करना चाहती हूँ, लेकिन महिलाओं के साथ हो रही सख्ती और उनके साथ जो दुर्व्यवहार है हिजाब का कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके नाम पर, उसको रुकना होगा। बिल्कुल उसको रुकना होगा, मैं आपसे सहमत हूँ। मगर अगर आप देखिए कि ये जो विमेन का जो पूरा अभी अफ़गानिस्तान ने एक लॉ बनाया है कि लड़कियाँ स्कूल नहीं जाएँगी, लड़कियाँ कॉलेज नहीं जाएँगी, लड़कियाँ डॉक्टर से बात नहीं कर सकती हैं, नहीं, लड़कियाँ लेटेस्ट मोबा ये है कि लड़कियों की भी आवाज़ नहीं सुन सकती और जब आप प्रे करेंगे तो आप इस तरह से करें कि एक-दूसरे की आवाज़ भी ना सुन पाएँ। तो कहीं न कहीं ये जो अभी ये पिछले ही हफ्ते की ये न्यूज़ है, इसको देखिए जिस तरह से जो शुरुआत हुई थी महिलाओं के ऊपर पाबंदियों की ईरान में धीरे-धीरे कि लड़कियाँ को एजुकेशन को लेकर पहले तो स्कूल कॉलेज में पर्दे सेपरेट कर दिए गए कि लड़के और लड़कियाँ अलग-अलग होंगे, एक-दूसरे को नहीं देखेंगे। फिर टीचर को लेकर बात हुई, फिर आप
इलाज नहीं करा सकते, नौकरियों पे नहीं जा सकते, आप घर में जो दुकान छोटी महिलाएँ कर लेती हैं, कारोबार, नौकरी, इस पे धीरे-धीरे पाबंदी लगी, फिर आप पार्क में नहीं जा सकती, आप अब ये है कि आप पुरुष के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकते, कहीं जा नहीं सकते और अब ये है कि आप बात नहीं कर सकते, महिलाएँ महिलाओं से बात नहीं कर सकती ज़ोर से, यानी कि आप इतनी आपकी आवाज़ इतनी बुलंद ना हो कि महिला भी उस आवाज़ को सुने। तो ये जो है ये एक्सट्रीम आप इस लेवल को देखिए और इसके जो दुष्परिणाम है उनको समझने की कोशिश कीजिए कि जो महिलाओं के साथ हो रही हिंसा है या महिलाएँ कहीं पे अगर किसी मुसीबत में फँसी हैं या कोई परेशानी है, तो महिला एक-दूसरे से बात ना कर सके, एक-दूसरे से कम्युनिकेट ना कर सके, किस तरह से महिलाओं को कन्फाइन करने की ये एक खुली एक साज़िश है कि महिलाएँ एक-दूसरे से कट जाएँ, उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उस पर बात ना हो, कहीं महिलाएँ एकजुट ना हो जाएँ और एक बड़ा आंदोलन ना खड़ा कर दें। इसलिए इस तरह की चीज़ें लगातार अफ़गानिस्तान में हम महिलाओं के ऊपर होती हुई देख रहे हैं। लेकिन बात ये भी अगेन सरप्राइज़िंग है कि हम चाहे अफ़गानिस्तान तो ख़ैर एक अलग ही उदाहरण बन गया है कि हर दिन हम हर हफ़्ते महिलाओं के ऊपर एक नई एक ऐसी पाबंदी देखते हैं जिसका हम तसव्वुर भी आम आम जीवन में नहीं कर सकते कि अगर अच्छा इस चीज़ पे भी कोई पाबंदी लगा सकता है कि आप इतनी ज़ोर से बात ना करें कि कोई दूसरी पुरुष तो छोड़िए महिला भी ना सुन सके। तो इस तरह की जो पाबंदियाँ हैं वो महिलाओं के ऊपर जो सप्रेशन जो महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा है, उसको लेकर जो एक मुझे लग रहा है कि पूरा दुनिया, पूरा संसार जो एक नींद में है उससे उस नींद से आँखें खोलने की ज़रूरत है। महिलाओं के साथ ईरान में, अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है इनफैक्ट पाकिस्तान की हम बात करें, पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा कोई दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है हर मामले में उनसे। ज्योग्राफिकली तो है ही लेकिन जो इस तरह की चीज़ें हैं, रीति-रिवाज और मानसिकता उसमें भी और ख़ास तौर से पाकिस्तान में माइनॉरिटी जो बच्चियाँ हैं, महिलाएँ हैं, उनके साथ जो कुछ भी होता है, वो सबके सामने है। तो ये जो कुछ भी महिलाओं के साथ हमारे इस पूरे रीजन में हो रहा है, उस पर कड़ाई से और सख्ती से इंटरनेशनल जो ग्लोबल फोरम्स हैं, उसमें हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है भारत को भी इस तरह के मसलों पर आवाज़ उठानी चाहिए। नहीं, मैं आप इस लॉ को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है ये। तो इसमें कह रहे हैं कि लड़की जो है कैन नॉट गो टू हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी, ठीक है? एब्सोल्यूटली। उसके बाद कह रहे हैं स्पीक टू मेल डॉक्टर, शी कैन नॉट स्पीक टू मेल डॉक्टर। वो स्कूल भी नहीं जाएगी तो डॉक्टर नहीं बनेगी। वो तो अगर उसको कोई बीमारी हो, वो मेल डॉक्टर से बात नहीं कर सकती, उसके घर में सिर्फ महिलाएं हैं, तो वो शी वुड डाई। आई मीन ये मानसिक दिवालिया, क्या औरत हो ना, उसको गला घोट दो पैदा होते ही। ये क्या, शी कैन नॉट गो टू द जिम। आप इसको कैसे देखती हैं? ये क्या, ये क्यों इस तरीके की मानसिकता कि वो जिम नहीं जाएगी, वो यहाँ नहीं जाएगी, जिम चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? इसमें कौन सी, उसका हेल्थ नहीं है? जिम तो छोड़िए चलिए जिम तो बहुत एक एक अलग लग्ज़री हो गई, जो बेसिक्स हैं उन पे आप बात कीजिए, महिलाएँ स्कूल नहीं जा सकती, इलाज नहीं करा सकती, महिलाएँ काम नहीं कर सकती, महिलाएँ घर से बाहर नहीं निकल सकती। ये पूरी तरह से महिलाओं को कैद करने की एक साज़िश है और जो इस तरह के समाज है वो हमेशा महिला से और महिलाओं के अधिकारों से क पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा उनको डर लगता है कि महिलाएँ घर से बाहर निकलेंगी, महिलाएँ पढ़-लिख जाएँगी तो पता नहीं कौन-सी प्रलय आ जाएगी। और अफ़गानिस्तान की मैं बहुत सारी महिलाओं को जानती हूँ बहुत टैलेंटेड और बहुत अच्छी महिलाएँ वहाँ की होती हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। अगर हम अफ़गान डायस्पोरा को हम देखें अलग-अलग जगह, तो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान में जो महिलाएँ हैं, जो कैद हो गई हैं तालिबान के राज में, उनकी जो स्थिति है, वो तो अकल्पनीय है। मुझे लगता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो किस तरह के हालात में और किस तरह की चीज़ों का सामना वो लोग कर रहे होंगे। अब ज़रा सोचिए कि किसी पर भी इस तरह की पाबंदी लगा दें कि आप डॉक्टर से इलाज नहीं करा सकते, आप डॉक्टर से बात नहीं कर सकते, आप पढ़-लिख नहीं सकते, आप पार्क में नहीं जा सकते, आप जिम तो अलग की बात है, बेसिक जो हमारे आस-पास घर के पार्क होते हैं, उसमें नहीं जा सकते।
और इलाज नहीं करवा सकते, स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते, घर में ही कोई छोटा-मोटा कारोबार नहीं कर सकते, जिस तरह की छोटी-मोटी दुकानें महिलाएँ अक्सर घरों में कर लेती हैं, उस सब पे भी पाबंदी। तो इस तरह की जो पाबंदियाँ लगातार महिलाओं पे अफ़गानिस्तान में हम बढ़ते हुए देख रहे हैं और ये चीज़ें इस पे जब भी इस तरह का कुछ होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस पे चर्चा करूँ। लेकिन और कब तक हम चर्चा करें और चर्चा करके कुछ हासिल भी नहीं हो रहा। हालाँकि चर्चा करना बहुत ज़रूरी है इस तरह के मसलों पर, लेकिन अफ़गानिस्तान की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पड़ोस में हो रहा है और अफ़गानिस्तान जो ख़ास तौर से महिलाएँ हैं, वो जो दूसरे देशों में हैं, वो इसको लेकर काफ़ी चिंतित भी रहती हैं और उनका कहना ये रहता है कि वो अपने देश में जो महिलाएँ हैं और उनकी जो स्थिति है, उसको लेकर लगातार आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उनकी आवाज़ को सुनता नहीं है और अम सॉरी, मेरा इंटरनेट चला गया था। जी, आप कुछ बोल रही थी। मैंने बहुत सारा बोल लिया। हाँ, अब आप आगे बढ़िए। अच्छा, ओके। आई होप कि यहाँ पे खत्म होता है। तो लास्ट लेट्स रैप अप। ये जो इंडिया में भी आप देखती हैं जो फीमेल्स हैं, वो एक शरिया की डिमांड करती हैं, यूसीसी की डिमांड का विरोध किया जाता है और शायद ये सुनने में आ रहा है कि ये गवर्नमेंट का अगला इनिशिएटिव होगा यूसीसी आफ्टर दी वक्फ बोर्ड और ये वक्फ लॉ और ये सब। कैसे देखती हैं इसको आप? देखिए, मुझे लगता है कि जो कोई भी शरिया की डिमांड करती है महिला, हालाँकि मुझे अब तक मेरे सामने इस तरह की कोई महिला नहीं आई जो पूरी तरह से शरिया की माँग करती हो। लेकिन जो कुछ जैसा चल रहा है एज़ इट इज़ देते रहना चाहते हैं। पर्सनल लॉज़ में उनको लगता है कि शरीयत के कानून ही चलने चाहिए। वो इस वज़ह से क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को इतनी जानकारी नहीं थी कि जो कुछ भी हो रहा है, क्या हो रहा है। पिछले हम अगर 1 दशक की बात करते हैं तो महिलाओं के अंदर काफ़ी अवेयरनेस आई है, ख़ास तौर से अपने अधिकारों और कानूनी अधिकारों को लेकर। और महिलाएँ क्योंकि मैं यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर भी हूँ और इस पे काफ़ी काम किया है, ट्रिपल तलाक पे भी मैंने काम किया है। और महिलाओं को लेकर ख़ास तौर से जब हम भारत में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो भारत के लिए ये बहुत आवश्यक है और ये तो मुझे लगता है कि अगर हम आर्टिकल 44 की बात करते हैं तो ये उसकी बात करते हैं और वैसे भी अगर हम बेसिक संविधान की बात करें, संविधान कहता है कि हर एक महिला पुरुष का समान अधिकार है और हर एक महिला पुरुष अपनी धर्म जाति से ऊपर उठकर कानून की नज़र में बराबर है और अगर है तो फिर हमारे देश में धर्म के आधार पर पर्सनल लॉज़ क्यों हैं? तो ये डिस्क्रिमिनेशन और जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको दूर करने के लिए आवश्यकता है कि भारत में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और ये मैनिफेस्टो में रहा है भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी लंबे समय से और मुझे लगता है कि जिस तरह से कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी 1 दशक से ज़्यादा से और यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की माँग काफ़ी लंबे समय से हमारी है और इसको लेकर हमने काफ़ी काम भी किया है और उम्मीद करते हैं कि इस पे ध्यान दे सरकार और बहुत आवश्यक है भारत में महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए और जो मैं तो स्टार्टिंग से मैं इस बात को बोलती हूँ कि जब मैं ट्रिपल तलाक पे भी काम कर रही थी उस वक़्त भी कि भारत को मैं सही मायने में सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उस दिन मानूँगी जब भारत में महिलाओं को और ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे, जो भारत की हर एक महिला को, हर एक भारतीय नागरिक को है। तो अगर हम सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मानते हैं खुद को, तो सबको समान अधिकार सुनिश्चित करें और ये सुनिश्चित करना सरकार की इस लीग की ज़िम्मेदारी होती है। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में ये बहुत आवश्यक और बहुत बेसिक चीज़ है। लेकिन इस पर राजनीति की बात करें या इस पर हो-हल्ला मचाने की बात करें, तो वो तो आप कोई भी कानून ले आएँ, आप कोई भी छोटा-सा अमेंडमेंट के बदलाव करें, तो वो तो विपक्षी पार्टियाँ करती ही हैं।
और चाहे कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो, कोई नारा हो, उसको किस तरह से विपक्षी पार्टियाँ उसको डिकोड करके अपने हिसाब से लोगों के अंदर उस बात को पहुँचाते हैं और अपने हिसाब से उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये भारत में हो रहा है काफ़ी अरसे से, तो इसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन जो बदलना है फॉर गुड महिलाओं के अधिकारों को लेकर वो सरकार को बदलने की ज़रूरत है। लास्ट क्वेश्चन, कल यूएस में इलेक्शन है, जी। ट्रम्प और कमला हैरिस के बीच में, आपका गट फीलिंग क्या कहता है? देखिए, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि ट्रम्प इलेक्शन जीतें और अब तक के जो सर्वेज़ आए हैं उसमें हालाँकि ट्रम्प और कमला हैरिस में काफ़ी फासला कुछ नज़र नहीं आ रहा है और अब तक के जो सर्वेज़ हैं उसमें ऑब्ज़र्वर्स के लिए भी ये कहना काफ़ी मुश्किल हो गया कि आखिर जीतेगा कौन? इतना क्लोज़ हम उसमें मुकाबला दोनों के बीच देख रहे हैं और मैं पर्सनली तो ये उम्मीद करती हूँ कि जीतें ट्रम्प, लेकिन कमला हैरिस के कई एडवांटेज हैं। पहली एक वो यूएस प्रेसिडेंट हो सकती हैं, कैंडिडेट हैं जो महिला के तौर पर, क्योंकि अब तक यूएस ने कोई भी महिला प्रेसिडेंट नहीं दी है। महिलाओं का उनको काफ़ी सपोर्ट है और कई सारे ऐसे इम्पोर्टेंट कॉजेज़ हैं जिसको लेकर कमला हैरिस का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, लेकिन ट्रम्प पीछे नहीं है और मैं पर्सनली उम्मीद कर रही हूँ कि ट्रम्प जीते। अम्बा जी, एज यूजुअल आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आप बस जी। बोलती जाएं और लोग सुनते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन एंड ऑल्सो फॉर स्पेयरिंग योर एक्सट्रीमली प्रीशियस टाइम विद मी। तो दर्शकों, ये थी आप सबकी फेवरेट, हमारी फेवरेट, हम सब जिनके फ़ैन हैं, अंबर ज़ैदी विद एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन अ वेरी क्रिटिकल इश्यूज़। अंबर जी, आपसे फिर कभी मुलाकात होगी बहुत जल्दी किसी अन्य विषय पे। तब तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।